लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ये एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। एक प्रोग्राम लिखे हम दिखाए भी थे कि उसका क्या क्या उसका इफेक्ट है। तो टैग का जो है ना, मतलब बेसिकली कंसेप्ट ले लेना है। कंसेप्ट धीरे धीरे बन जाएगा, हमको लगता है कि बन भी रहा होगा कि टैग क्या है, एट्रीब्यूट क्या है। एक एग्जांपल यहाँ हम लिख के दिखाई दिए थे कि टेक्स्ट नाम का एट्रीब्यूट है, उसका वैल्यू का इफेक्ट क्या है, बीजी कलर का इफेक्ट क्या है, लेफ्ट मार्जिन का इफेक्ट क्या है, टॉप मार्जिन का इफेक्ट क्या है, इस तरीके से। अब इसके बाद जैसे बॉडी टैग जो है वो तो पूरे पेज का जो मेन इंटरफेस है उसको वो कंट्रोल करता है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना कि फॉर्मेटिंग के लिए अलग अलग टैग यूज करते हैं। तो कुछ जो बेसिक जो फॉर्मेटिंग का टैग है ना उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स। बेसिकली क्या होता है कि जब हम पेज पे किसी कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं तो वहाँ पर जो है जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हेडर, फुटर, बीच का कंटेंट, साइड बार, इस तरीके से पेज को हमेशा डिवाइड करते हैं। तो जो पुराना जो HTML चलता है आ रहा है उसमें क्या हुआ है कि हेडर को मैनेज करने के लिए हेडर टैग्स दिया हुआ है। तो 6 तरह का हेडर टैग उसमें डिफाइन किया हुआ है। हालांकि वो कहने के लिए हेडर टैग है, लेकिन उसी टैग का हम लोग यूज़ करते हैं फुटर के लिए भी। यही चीज़ इसमें प्रॉब्लम है। इसी पर्पज़ से फिर क्या हुआ है कि बाद में जो है ना नया नया टैग डिफाइन किया गया है। तो उसको भी बता देते हैं भी कि उसका क्या उसका मीनिंग है, कैसे उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो जनरली जो है मतलब पेज का किसी का माइक लगता ऑन है, आवाज़ को कर रहा है। तो अच्छा, नहीं तो वो हेडफोन अगर नहीं लगाओगे ना तो फिर क्या होगा कि आवाज़ को करने लगेगा। हेडफोन लगा लेने से आवाज़ कम से कम को नहीं करता है। ठीक है, जिस दो आदमी के बीच में कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तब अगर हेडफोन नहीं है तब उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, तब वो सही से कम्युनिकेशन हो जाता है। लेकिन जहाँ पे मोर देन 1 पर्सन है ना, वहाँ अगर हेडफोन अगर नहीं है तब वहाँ इको का प्रॉब्लम होने लगता है। तो हम भी पहले जब ऑनलाइन पढ़ाते थे 1 to 1 तो उस समय जनरली हम लोग हेडफोन यूज़ नहीं करते थे। लेकिन 1 to many वाले में जो है ना बिना हेडफोन का नहीं हो पाता है, हमेशा आवाज़ को करता रहता है। तो फॉर्मेटिंग टैग्स का बेसिक पर्पस ये है ना कि पेज के स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं उसको हम लोग बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग इसका यहीं से है कि पेज का जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को जब हम डिस्प्ले करेंगे तो नेचुरल है कि डिस्प्ले करने के लिए उस केस में क्या होगा कि सबसे पहले पेज का जो भी पार्ट होगा उसमें उसका हेडर होगा, ये नेचुरल है। तो हेडर को मैनेज करने के लिए HTML में 6 टैग दिया हुआ है, H1 से लेकर के H6 तक। तो कहने के लिए वो हेडर टैग है, लेकिन हम लोग उसका यूज़ जनरली हेडर के लिए भी करते हैं और फुटर के लिए भी करते हैं। क्योंकि H1 नाम का जो टैग है ना वो क्या करता है कि कंटेंट को या टेक्स्ट को काफ़ी बड़े साइज में डिस्प्ले कर देता है और बोल्ड के साथ, और वो H6 जो है वो बिल्कुल छोटे साइज में डिस्प्ले करता है। तो जनरली क्या होता है कि H1 या H2 जो टैग है उसको यूज़ किया जाता है हेडर पर्पस के लिए, H5 और H6 उसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं फुटर के लिए। तो टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी गलत है। ये गलत इसलिए है कि टैग का नाम हमारा हेडर है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं एज ए फुटर। तो HTML5 में क्या किया गया कि एक अलग से टैग बना दिया गया जिसका नाम दिया गया हेडर। बहुत सारे टैग HTML5 में ऐसा बना है या ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ है कि जिस टैग का इंटरफेस पे जो है ना कोई उसका इफेक्ट नहीं है। मतलब उस टैग को तुम अगर यूज़ करोगे और उसके अंदर कोई टेक्स्ट अगर प्लेस कर दोगे तो उस टेक्स्ट के अपीयरेंस में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन वो क्या करता है पता है, वो जो हमारा HTML पेज का जो सोर्स कोड है ना उसके मीनिंग को वो चेंज कर देता है। इसीलिए उस तरह के टैग को बोलते हैं सिमेंटिक टैग। उसका भी एक एग्जांपल लिखे हुए हम दिखाते हैं कि जैसे हमारे पास 6 टैग है H1 से लेकर के H6 तक। तो
कहने के लिए 6 हेडर टैग है, लेकिन उस 6 में से जनरली H1 H2 को हम लोग यूज करते हैं फॉर द हेडर पर्पस, और H5 H6 को हम लोग जनरली यूज करते हैं फॉर द फुटर पर्पस, और H3 और H4 जो है उसको हम लोग मेन कंटेंट के लिए भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। अगर किसी मेन कंटेंट में साइज़ को छोटा बड़ा करना है या उसको बोल्ड में डिस्प्ले करना है तो उसके लिए भी चाहे तो उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि कैसे वो पता लगेगा कि कौन सा हेडर टैग किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है। चूँकि 6 हेडर टैग है, ऐसा नहीं कि 6 का 6 हेडर टैग हम हेडर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए क्या किया गया कि बहुत सारा टैग ऐसा बना दिया गया HTML5 में, है ना, जिस टैग को हम लोग एज ए आउटर टैग यूज़ करेंगे। अब उसके अंदर फिर H1 या H2 या H3 या H5 इसको यूज़ कर लेते हैं। तो वो जो नया जो टैग इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम हेडर है, जिसका नाम फुटर है, जिसका नाम आर्टिकल है या जिसका नाम मेन है, ठीक है ना, इन सारे टैग्स का अपना कोई इफेक्ट नहीं है ऑन द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। इफेक्ट उसी का है जो पहले से टैग बना डिफाइन किया हुआ है H1 से लेकर H6 का, लेकिन ये पेज के सोर्स कोड के मीनिंग को वो डिफाइन कर देता है। उसको ये पता चलता है कि ठीक है ये सारा हेडर टैग यूज़ किया गया है इस पर्पज़ के लिए, ये हेडर टैग यूज़ किया गया इस पर्पज़ के लिए, और ये हेडर टैग यूज़ किया गया इस पर्पज़ के लिए, है ना। उसी चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। इन ऑर्डर टू डिस्प्ले some content on the web page, we generally divide the content into different parts of the page like header, main content, sidebar, footer, etc. in order to display content in the header section. HTML provides 6 different header tags. इससे पहला जो टैग है उसका नाम H1 है, H1 and then some content and then H1 closed। ये सब जितना भी टैग है ना सबका सब ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट करने का मतलब ये होता है कि इस तरह का जो एलिमेंट है जब उसको हम यूज़ करते हैं और उसमें जो कंटेंट हम राइट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, और इसके बाद का जो कंटेंट होगा ना वो भी हमेशा इसके अगले लाइन से स्टार्ट होगा। 3 के लिए हो गया 4, 5 and 6। पहला तो H1 ही रहेगा, दूसरा जो है वो H2 है, तीसरा H3 है, H4 है, H5 है और H6 है। ये H2 है, H3 है, H4 है, H5 है और ये H6 है। मतलब इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट हेडर, इसलिए इसका नाम दिया गया H1। इसका मीनिंग है सेकेंड हेडर, दिस इज फॉर थर्ड हेडर। ऐसे करते करते ये आ जाएगा 6th हेडर पे। ये फर्स्ट हेडर जो है ना ये बेसिकली कंटेन करता है वैसे टेक्स्ट को जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द पेज। मतलब वैसा कंटेंट जिसको हम सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं उसको जनरली हम लोग H1 में प्लेस करते हैं, और जो जिस कंटेंट का इम्पोर्टेंस सबसे कम होता है ना उसके लिए H6 प्रोवाइड किया गया है। दिस इज फॉर द लिस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट ऑफ द पेज। अब ये इम्पोर्टेंस का डिफिनीशन जो है ना वो वेरी करता है फ्रॉम ब्राउज़र टू ब्राउज़र। मतलब इसका कोई ख़ास रूल नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि H1 टैग को अगर हम यूज़ करेंगे
तो उसका जो फॉन्ट साइज़ क्रोम में दिखेगा वही फॉन्ट साइज़ फायरफॉक्स में दिखे, और वही फॉन्ट साइज़ किसी दूसरे ओपेरा में दिखे या किसी दूसरे ब्राउज़र में दिखे, ये फिक्स नहीं किया हुआ है ना। ये सब जो है ना रिलेटिव है। रिलेटिवली क्या है कि सबसे बड़ा जो साइज़ होगा वो H1 के अंदर होगा, और सबसे छोटा जो साइज़ होगा वो H6 के अंदर होगा। और जनरली क्या होता है कि जो भी कंटेंट हम लिखते हैं H1 से लेकर के H6 के अंदर में, वो सब का सब जो है ना बोल्ड किया हुआ रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। बोल्ड इसलिए क्या रहता है कि इसका नाम ही हेडर है, तो नेचुरल है कि कोई भी कंटेंट जो कि हेडिंग में आएगा तो बोल्ड होना ही चाहिए। तो दो चीज़ में हो गया, एक हो गया कि बोल्ड हो जाएगा, और दूसरा होगा कि साइज़ हमारा घटे बढ़ेगा। H1 के अंदर जो साइज़ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अब कितना बड़ा होगा, क्या उसका एक्चुअल फॉन्ट साइज़ होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द ब्राउज़र ना, वो ब्राउज़र के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि हम उसको CSS से या कंट्रोल भी कर सकते हैं, या फॉन्ट टैग लगा के कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलरली H6 में H6 में जो हमारा जो भी कंटेंट हम डालेंगे वो कंटेंट हमारा सबसे छोटा होगा, लेकिन एक्चुअल फॉन्ट साइज उसका कितना होगा ये भी फिर डिपेंड करता है ब्राउज़र टू ब्राउज़र। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि ऑल टेक्स्ट written inside these tags will be displayed as bold। बोल्ड तो होगा ही होगा। The size of the text used inside H1 tag will be largest, and the size of the text written inside the H6 text will be smallest। किसका माइक ऑन है? उसका तान्या का है। हेडफोन लगा लो, हेडफोन यूज़ कर लो, तब वो क्या होगा कि वो आवाज़ को नहीं करेगा। कुछ पूछना है क्या? The actual size of the font to be used inside these tags depends upon the browser। मतलब वो ब्राउज़र के सेटिंग पे डिपेंड करता है कि ब्राउज़र हम कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं, उस पर एक चीज़ डिपेंड करेगा। ये फिक्स नहीं किया हुआ है, हालांकि हम अगर चाहें तो उसको फिक्स कर सकते हैं। उसके लिए CSS का रूल लिख देंगे कि H1 के लिए CSS का रूल लिख देंगे, उसमें फॉन्ट का साइज डिफाइन कर देंगे, तो H1 में उतना ही यूज़ होगा चाहे किसी ब्राउज़र में हो जाए। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से CSS को बनाया भी गया हुआ है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लेते हैं यहाँ पे, इसी प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो बना हुआ है test2 वाला। या फिर ऐसा करो, एक यहाँ पे header.html, अच्छा ये ऑटो सेशन कारण हो गया, 2 बार आ गया इसलिए एरर दे रहा है। इस एडिटर में एक खासियत है कि जहाँ भी एरर होता है तुरंत वो डिस्प्ले कर देता है देन एंड देयर। प्लस ये जो अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट, ये भी ऑटो सजेस्टेड रहता है।
तो अब क्या होता है कि अलाइनमेंट के बारे में सोचना नहीं पड़ता है कि अलाइनमेंट जो हम दे रहे हैं वो सही जा रहा है या फिर गलत जा रहा है। हेडर टैग्स, देन द बॉडी। अब जैसे मान लो यहाँ फर्स्ट ऐसे डिमोन्स्ट्रेट करते हैं H1 फर्स्ट हेडर। तो नेचुरल है कि ये जो फर्स्ट हेडर है ये सबसे बड़े साइज में अपीयर होगा। इसके बाद ये जो सेकेंड है H2 ये उससे छोटा आएगा। फिर ये जो H3 है ये उससे भी छोटा आएगा। फिर ये जो H4 है, जब सर्वर साइड लैंग्वेज हम सीखेंगे ना या फिर जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तब वहाँ पे पता है यही बेनिफिट होगा। जैसे अभी क्या हो रहा है कि हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं टैग्स को, इसको जनरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके या फिर किसी सर्वर साइड लैंग्वेज का यूज़ करके आराम से हम चाहे तो इसको जनरेट कर सकते हैं ना। तो वहाँ पे क्या होगा ना कि एक छोटा सा लूप चलेगा, वो लूप जो है 1 से स्टार्ट होगा 6 तक जाएगा और फिर वो लूप के थ्रू उसको जनरेट कर लेंगे आराम से, तो वहाँ बेनिफिशियल हो जाएगा। और ये जो अभी हम लोग लिख रहे हैं ये केवल प्योर HTML में लिखा हुआ है। इसका नाम कर देते हैं सेकेंड, इसको कर लेंगे थर्ड, इसको फोर्थ, फिर ये फिफ्थ और फिर ये सिक्स। कुछ चीज़ है जो कि एकदम कंसेप्ट उसका एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे ये फाइल आ गया, इसको डायरेक्टली रन कराते हैं यहाँ से। दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट सबका अलाइनमेंट जो है ना वो लेफ्ट रहता है, इसलिए सब लेफ्ट साइड से आ रहा है। तो ये फर्स्ट हेडर सबसे बड़ा आ गया, सेकेंड हेडर उससे थोड़ा छोटा आ गया, थर्ड हेडर उससे छोटा, फोर्थ उससे छोटा, फिफ्थ, सिक्स जो है एकदम बिल्कुल ही छोटा है ना। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का किस सिचुएशन में इसको यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, कॉमन ये है कि सब का सब जो है ना बोल्ड है, ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है, सब बोल्ड है, नॉर्मल टेक्स्ट कोई नहीं है। दूसरी बात ये है कि स्पेस देखो, ये मतलब फर्स्ट हेडर और सेकंड हेडर के बीच में जो है ना अच्छा खासा स्पेस है, नॉर्मल स्पेस नहीं है ये। फिर सेकंड और थर्ड हेडर के बीच में भी स्पेस अच्छा खासा है, थर्ड फोर्थ के बीच में भी स्पेस अच्छा खासा है। तो ये स्पेस भी जो है वो डिपेंड करता है कि वो बेसिकली वो हेडर कहाँ से कहाँ तक स्पेस ले रहा है, उसको भी हम चाहे तो यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये जो बीच में गैप आ रहा है ना वो इसलिए आ रहा है कि फर्स्ट हेडर जो लिखा हुआ है ना वो उसका अपना, जैसे यहाँ टॉप से लेकर के यहाँ तक इसका भी एक जगह छोड़ा हुआ है, तो कुछ ये एक्स्ट्रा स्पेस लेता है अपने लिए। और ये सारा का सारा ब्लॉक एलिमेंट है। जैसे माइंड में ये सेट नहीं करके चलना है कि ये जो मेरा प्रोग्राम है इसमें क्या है कि पहले लाइन फर्स्ट लाइन में H1 लिखा हुआ है, फिर सेकेंड लाइन में H2 लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उस कारण से वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अगर इसको हम यहाँ भी ले देंगे ऐसे, तब भी क्या होगा ना, तब भी क्या होगा कि ब्राउज़र में जो है वो हमेशा डिफरेंट लाइंस में ही आएगा। मतलब HTML का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में हम जो कोड लिखते हैं उस कोड में जो हम वाइट स्पेस यूज़ करते हैं उस वाइट स्पेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ब्राउज़र के डिस्प्ले पर। इस चीज़ को मान करके चलना है। अब जैसे देखो यहाँ सेम रह गया, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हम कोडिंग, हमारा जो सोर्स कोड है उस सोर्स कोड में हम 1 लाइन में लिखें या 10 लाइन में लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम बहुत सारा स्पेस अगर यूज़ करेंगे फिर भी वो क्या होगा ना कि वहाँ पे वो उसको एज ए सिंगल स्पेस ट्रीट करेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि फर्स्ट हेडर, तो फर्स्ट और हेडर के बीच में मान लो यहाँ हमने क्या किया कि बहुत सारा स्पेस डाल दिया, तो ब्राउज़र क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा स्पेस है, एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है ना, उसको हमेशा वो इग्नोर करता है। तो आउटपुट में वैसा नहीं होगा कि फर्स्ट यहाँ आएगा, इतना स्पेस छोड़ने के बाद हेडर आएगा, ऐसा नहीं होगा। अभी भी ये
ज्यों का त्यों दिखेगा, जैसे पहले दिख रहा था वैसे दिख रहा था, मतलब एक ही स्पेस वो लेगा। इस चीज़ को भी माइंड में लेके चलना है कि हम जो प्रोग्राम जो लिख रहे हैं HTML का, उसके अंदर हम जो वाइट स्पेस यूज़ कर रहे हैं, उस एक्स्ट्रा वाइट स्पेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैसे वो डिस्प्ले होगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हम जो टैग यूज़ कर रहे हैं उस टैग का क्या नेचर है, उसका क्या उसका फंक्शनलिटी है, क्या उसका वर्किंग है, उसके लिए है। हालांकि एक टैग ऐसा भी है कि जिस टैग को अगर हम यूज़ कर लें तो फिर क्या होगा ना कि उस टैग के अंदर जितना स्पेस हम देंगे या जितना इंटरप्रेस करेंगे, है ना, एक्चुअल में ब्राउज़र जो है वो उतना स्पेस और उतना जो न्यू लाइन है वो अपने डिस्प्ले में यूज़ कर लेगा। उस टैग का नाम है प्री टैग, है ना। प्री टैग का मतलब होता है कि प्री फॉर्मेटेड टैग, मतलब ऐसा मतलब प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है, मतलब ऐसा टेक्स्ट जिसका फॉर्मेटिंग पहले से फिक्स है। उस फॉर्मेटिंग मतलब उसके फॉर्मेटिंग को हमको ये जो HTML का जो टैग है उससे कंट्रोल नहीं करना है, रेदर जैसे वो फॉर्मेट किया हुआ है वैसे ही उसको डिस्प्ले कर देना है। तो इस तरह का सिस्टम भी हम अगर चाहें तो लगा सकते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ मेंशन करते हैं, क्योंकि है बहुत छोटा चीज़ लेकिन ये बड़ी काम का चीज़ है। तो इसमें ये मान के चलना है कि व्हेन सम टेक्स्ट is used या फिर written inside a tag, then there is no effect of extra white space. white space एक बहुत कॉमन टर्म है ना। ये white space क्या होता है कि it includes 3 कैरेक्टर्स, एक ब्लैंक स्पेस जिसको हम लोग स्पेस वाला की प्रेस करते हैं, दूसरा टैब और तीसरा इंटर की, है ना। ये 3 चीज़ है, इस तीनों का एक कॉमन नाम है जिसको बुलाया जाता है वाइट स्पेस, है ना। वो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन सम टेक्स्ट इज रिटन इनसाइड ए टैग देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा वाइट स्पेस ऑन द ब्राउज़र डिस्प्ले। ब्राउज़र का जो डिस्प्ले है उसके या उसका जो आउटपुट है उसमें उसका कोई उसका इफेक्ट उसका नहीं होता है उसके अंदर। द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द फंक्शनिंग द टैग। जो टैग हम यूज़ कर रहे हैं ना उसका क्या फंक्शनिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो चीज़। हाउएवर देयर इज ए टैग whose name is pre and it is used for pre-formatted text। प्री-फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब वैसा टेक्स्ट जिसका फॉर्मेटिंग पहले से किया हुआ है। तो उस तरह के टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग प्री टैग यूज़ करते हैं, प्री टैग ओपन और क्लोज, है ना। कि व्हेन सम टेक्स्ट इज रिटन इनसाइड द प्री टैग then the actual white space used inside the text will also appear in the browser main window। ये चीज़ है। तो अब ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये वाला कहाँ गया है, इसको हम लोग भी क्या करते हैं कि डिफरेंट लाइंस में ही राइट कर लेते हैं, ताकि इससे ये पता चलता है कि सबका लेवल जो है ना एक ही है।
मतलब ये H1 से लेकर के H6 तक जितना भी टैग यूज़ किया हुआ है, ये सारा का सारा टैग जो है यूज़ किया हुआ है बॉडी के अंदर। मतलब इन सब टैग्स के लिए जो है ना बॉडी जो है वो पेरेंट टैग हो गया और ये H1 से लेकर के H6 तक जो है वो उसका चाइल्ड नोड हो गया। जैसे जब जावास्क्रिप्ट हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और क्लास के फॉर्म में मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वहाँ पे एक मेन ऑब्जेक्ट बनेगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो इस पूरे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि इस हेड को रिप्रेजेंट करेगा, एक दूसरा ऑब्जेक्ट होगा जो कि इस बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर उस बॉडी के अंदर फिर जो एक ऑब्जेक्ट होगा जो इस H1 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा होगा जो H2 को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा होगा जो H3 को रिप्रेजेंट करेगा, चौथा होगा जो H4 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सो ऑन। तो ये ऑब्जेक्ट का जो नेस्टिंग होता है या ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये डिपेंड करता है कि HTML का टैग कैसे राइट किया गया है। तो वहीं से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये हमारा आउटर टैग है, ये हमारा इनर टैग है। और जब जावास्क्रिप्ट में हम लोग इन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग सोचना शुरू करेंगे कि अच्छा कि हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर तीसरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर चौथा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास ये एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट के पास वो एट्रीब्यूट है, उसके पास ये फंक्शन है, उसके पास वो फंक्शन है, इस तरीके से। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि चूँकि वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया तो उसके पास एट्रीब्यूट आ गया, मेथड आ गया, या फिर हम अपना मेथड खुद लिख सकते हैं और मेथड लिख करके फिर उस मेथड के थ्रू उसके एट्रीब्यूट्स के वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को मेन कंसंट्रेट करना है कि कैसे ये मतलब ये चीज़ जो है वो कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट और क्लास में ये कैसे कन्वर्ट होता है, या फिर हम अपना ऑब्जेक्ट बना करके कैसे उसको ये कर सकते हैं। इसका सैमा का लगता है कि ऑन है माइक्रोफोन जो है, इसी का आवाज़ आ रहा है, दो आदमी का ऑन है, अच्छा इसका ऑफ हो गया, कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था, हो सकता है कोई फिर माइक्रोफोन नहीं लगा हुआ, हेडफोन नहीं लगा हुआ होगा तो बैकएंड का आवाज़ आ रहा होगा। ठीक है, तो अब ये मेरा कहना था, जैसे स्टार्टिंग में बता रहे थे कि कहने के लिए ये सब का सब जो है ना हेडर टैग है। मतलब H1 भी हेडर है और H6 भी हेडर है। लेकिन रियल लाइफ में जब हम लोग जब काम करते हैं तो वहाँ पे इसको और इसको कभी भी हेडर में यूज़ हम लोग नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि इसका साइज़ इतना छोटा है और इसका भी साइज़ इतना छोटा है कि इसको पेज के टॉप में यूज़ करने का कोई मतलब नहीं होता है ना। जब भी पेज के टॉप में किसी चीज़ को डिस्प्ले करना होता है तो जनरली हम लोग H1 यूज़ करते हैं या फिर H2 यूज़ करते हैं। अच्छा, जहाँ अगर बॉटम में अगर कुछ डिस्प्ले करना है कि दिस साइट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एंड डिजाइंड बाय समथिंग समथिंग, तो उसके लिए जनरली हम लोग या तो H5 यूज़ करते हैं या फिर H6 यूज़ करते हैं। तो ये H5 और H6 का जो कॉमन जो यूज़ है वो है फॉर फूटर, और H1 और H2 का जो कॉमन यूज़ है वो एक्चुअली है फॉर हेडर। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए क्या किया गया कि एक अलग से नया टैग बना दिया गया जिसका नाम दिया गया हेडर टैग। वो बिल्कुल नया टैग है, वो HTML5 का टैग है, सिमेंटिक टैग है वो। इस चीज़ को हम यहाँ लिखे भी होंगे कहीं, अच्छा ये नहीं लिखा हुआ है कि जनरली H1 and H2 tags are used to display the header of the page, and H5, H6 are used to display footer of the page। ये जनरली ऐसा होता है, although H5, H6 are also known as header tag. So to clarify the actual
HTML5 some new semantic tags have been introduced. HTML5 में जो है ना बहुत सारे टैग इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसमें दो तरह का टैग इंट्रोड्यूस किया गया है। कुछ टैग ऐसा इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका कि सही में इफेक्ट है, मतलब वो ब्राउज़र पे, और कुछ टैग ऐसा इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका कि ब्राउज़र पे कोई इफेक्ट नहीं है, वो केवल क्या करता है कि पेज के या सोर्स कोड के मीनिंग को चेंज करता है, उसके लिए है। जैसे हम लोग पहले जो फॉर्म बनाते थे HTML में, उस फॉर्म में क्या होता था ना कि मान लो अगर किसी से डेट का इनपुट लेना है अगर, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन था, वो ऑप्शन था कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कैलेंडर लगा दिए, ठीक है। विदाउट मतलब JS का यूज़ किए कैलेंडर लगाना पहले संभव नहीं था। आज के डेट में क्या हो गया है कि एक इनपुट टैग में ही एक टाइप डिफाइन कर दिया गया है जिसका नाम है डेट टाइम, ठीक है, या सिंपल डेट भी है। उसको अगर यूज़ करोगे ना तो अपने आप को कैलेंडर डिस्प्ले कर देगा वो, मतलब अब कैलेंडर डिस्प्ले करने के लिए तुमको JS का कोड पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो गया। उस तरीके से मान लो किसी से ईमेल एड्रेस इनपुट लेना है या किसी से नंबर भी इनपुट लेना है, तो पहले क्या था कि नंबर को भी हम लोग एज ए टेक्स्ट ही इनपुट लेते थे, क्योंकि इनपुट टैग में जो है ना टाइप इक्वल टू नंबर पहले था ही नहीं। अब आज के डेट में क्या हो गया है कि एक नया टाइप डिफाइन कर दिया गया, जिसका टाइप का नाम है नंबर। उसका फ़ायदा ये है कि उस नंबर को अगर हम यूज़ करेंगे तो हम उसमें टेक्स्ट, जो यूज़र है वो उसमें टेक्स्ट इनपुट नहीं कर पाएगा, वो केवल नंबर ही इनपुट कर पाएगा, तो गलत इनपुट आने का चांस जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह का जो भी सिस्टम है ना वो HTML5 में लगाया गया है। तो HTML5 में दो तरह का टैग इंट्रोड्यूस किया गया है। एक टैग है जो कि सिमेंटिक टैग है, एक टैग है जो कि नॉन सिमेंटिक टैग है। सिमेंटिक टैग वो है जो कि सोर्स कोड के मीनिंग को एक्सप्लेन करता है, और नॉन सिमेंटिक टैग वो है जो कि उसके फंक्शनलिटी को चेंज करता है या फंक्शनलिटी को कंट्रोल करता है। तो सिमेंटिक टैग का यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि टू क्लैरिफाई द एक्चुअल यूज ऑफ द टैग इन HTML5 सम न्यू सिमेंटिक टैग हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, है ना। फॉर एग्जांपल there are two new tags with name, header and footer. When some text is written inside these tags, then there is no effect on the appearance of those text, but we can use these tags to specify the content that has been used to display the header of the page and the footer of the page. अभी जस्ट एक एग्जांपल लेके उसी प्रोग्राम में हम दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। जैसे देखो ये जो फाइल है, इस फाइल में अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं, वैसा टेक्स्ट जो किसी टैग के अंदर नहीं है, डायरेक्टली वो बॉडी टैग के अंदर है। सिंपल एक लिखते हैं एक लाइन कि दिस इज ए नॉर्मल टेक्स्ट ऑफ दिस पेज। नेचुरल है कि ये ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगा ना उसमें ये डिस्प्ले हो जाएगा। कोई इसमें फॉर्मेटिंग नहीं है, ना ये बोल्ड है, ना अंडरलाइन है, ना इटैलिक है, ना ये कुछ नहीं है, प्लेन टेक्स्ट बिल्कुल। क्या करेंगे अब हम लोग प्रोग्राम में, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए BR यूज़ कर लेंगे। हमको लगता है कि बहुत मैक्सिमम लोग को पता भी होना चाहिए कि BR टैग से नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग की हेडर। दिस इज हेडर, ऐसा कुछ।
देखो जो फॉर्मेटिंग इसका है ना, एग्जैक्ट वही फॉर्मेटिंग इसका है। उसी तरीके से मतलब इवन इसका ये भी इफेक्ट नहीं है कि अगर हम हेडर टैग यूज़ किए तो वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में चला जाए, ऐसा भी नहीं है। यहीं पे अंतर आता है। जैसे H1 या H2 या H3 या H4 या H6, दीज आर द ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम इस टैग को यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा ना वो हमेशा नए लाइन से स्टार्ट होगा और उसके बाद का जो कंटेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये फिक्स है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ये एक ब्लॉक ऑफ एरिया जो है ऑक्यूपाई करता है। लेकिन ये जो हेडर है ना, दिस इज़ नॉट ए ब्लॉक एलिमेंट। इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं कि मान लो अगर इस पीयर को हम हटा दिए यहाँ से, बाय द वे, अब इसको अगर हम यहाँ पे ये करते हैं, सेव नहीं हुआ क्या? अच्छा, नहीं मतलब वो नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसके लिए बोलता है कि स्पैन टैग यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ ये इफेक्ट पड़ रहा है इसके अंदर, लेकिन बियर लगाने से एक मिनट, कोई एक्स्ट्रा लाइन ये क्रिएट नहीं कर पा रहा है। अभी जितना स्पेस इसमें है और जितना स्पेस इसमें है, मतलब दोनों के बीच में कोई भी स्पेस एक्स्ट्रा वो हमारा नहीं क्रिएट हो रहा है। जितना स्पेस पहले था विदाउट बियर, उतना ही स्पेस बियर लगाने के बाद भी वो क्रिएट कर रहा है। और अगर हम एक बियर एक्स्ट्रा और लगाते हैं तब वो बढ़ना चाहिए। अब वो नीचे आ गया। तो फॉर्मेटिंग वाइज क्या हुआ ना कि जो फॉन्ट इसके लिए यूज़ किया गया है या जो स्टाइल इसके लिए यूज़ किया गया है, एग्जैक्टली वही स्टाइल इसके लिए भी यूज़ किया गया है। अब हमें मान लो हम लोग क्या करते हैं कि फिर से 2 बियर लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं कि फुटर, दिस इज फुटर। ठीक है, नीचे आ गया। लेकिन दोनों के अपीयरेंस में कहीं पे कोई अंतर नहीं आ रहा है। जो अपीयरेंस इसका है वही अपीयरेंस इसका है, वही अपीयरेंस इसका है। तो सवाल ये है कि क्यों हम इस टैग को यूज़ करेंगे, हेडर को क्यों यूज़ करेंगे, फुटर को क्यों यूज़ करेंगे, जब ये इस टेक्स्ट के अपीयरेंस में कोई अंतर ला ही नहीं पाता है। तो उसके पीछे रीज़न बस ये है कि जनरली जैसे हम जब बोलते हैं कि H1 या H2 के अंदर का जो कंटेंट हमारा है वो बेसिकली हमारा वो हेडर है। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि पहले H1 को यूज़ करने से पहले यहाँ पे हेडर टैग पहले स्टार्ट कर लिए। इस हेडर टैग के अंदर इसके अंदर फिर क्या करेंगे, इसको इनक्लोज कर देंगे, ऐसा कुछ। फिर जैसे इस दोनों को यूज़ करना है तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे कि फुटर को यूज़ कर लेंगे। और ये दोनों चला जाएगा उसके अंदर। अब इसका जो यूज़ है वो यूज़ ये हुआ कि 6 टैग हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है H1 से लेकर के H6 तक। लेकिन H1 और H2 को यूज़ किया गया है एज ए हेडर और H5 और H6 को यूज़ किया गया है एज ए फुटर। इसके अपीयरेंस में जो है ना कोई उसमें अंतर उसमें नहीं आएगा। जो जैसा अपीयरेंस पहले हो रहा था वैसा अपीयरेंस अभी भी हो रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मीनिंग वाइज ये क्लियर हो गया कि ठीक है कि ये दोनों हमारा पेज का हेडर है और ये दोनों हमारा जो है वो पेज का फुटर है। चूँकि प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या किए हैं कि पहले हेडर टैग यूज़ किए, तब उसके अंदर फिर H1 और H2 को यूज़ कर लिए, फिर फुटर को यूज़ किए, और फुटर के अंदर फिर हम लोग H5 और H6 को यूज़ कर लिए, इस तरीके से। और ये H3 और H4 जो है वो हमारा जनरल टैग है उसके तरह, मतलब H3 और H4 को किसी खास पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया गया है, उसको एज ए जनरल टैग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो टैग है ना ये हमारा सिमेंटिक टैग है ना। इस टैग को यूज़ करने से कोई एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट नहीं हुआ, इस टैग को यूज़ करने से कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये हो गया कि प्रोग्राम हमारा मीनिंगफुल हो गया, मतलब ये सोर्स कोड हमारा मीनिंगफुल हो गया। अब जब
क्या इसका फ़ायदा ये होगा ना कि जिस समय जो सर्च इंजन है जब वो इसको स्कैन करेगा ये, तब उस केस में क्या होगा ना कि वो समझेगा कि ठीक है कि द हेडर ऑफ दिस पेज इज़ दिस कंटेंट एंड देन द फुटर ऑफ दिस पेज इज़ दिस कंटेंट, ऐसा वो समझ जाएगा क्योंकि हेडर नाम का टैग यूज़ किया गया, फुटर नाम का टैग यूज़ किया गया। तो ये सब चीज़ पहले जो HTML का जो पुराना वर्जन था उसमें नहीं था। HTML5 में क्या किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इस तरह के टैग को। तो इसको ध्यान में रखना है कि हम अब जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो उस समय जो सिमेंटिक टैग है ना, उस सिमेंटिक टैग को यूज़ करना का कोशिश करेंगे, उससे प्रोग्राम का जो मीनिंग है वो हमारा ये हो जाएगा। जैसे गूगल में हम जाकर सर्च करते हैं, एक मिनट, HTML5 सिमेंटिक एलिमेंट, W3 स्कूल्स पे दिया हुआ है। ये जो साइट है तो बहुत अच्छा है। कुछ भी अगर तुमको सीखना है, अगर मतलब वो चाहे सर्वर साइड हो, चाहे वो क्लाइंट साइड हो, या कोई भी लैंग्वेज हो, तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। प्लस उसके अलावा इस पर सर्टिफिकेशन वगैरह इस पर आराम से होता है, मतलब सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। इसके सर्टिफिकेशन का अपना वैल्यू भी इसका है ना, ये सब इसका दिया हुआ है ना, सिमेंटिक एलिमेंट्स। ये हेडर नाम का जो एलिमेंट जो है वो सिमेंटिक एलिमेंट है, ये फुटर है। अभी जो हम आजकल जो हम लोग क्या करते हैं कि पेज जो डिज़ाइन करते हैं ना, उसमें जनरली हम लोग इस एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। जैसे नैव नाम का टैग यूज़ करते हैं नेविगेटर के लिए, है ना। ए साइड नाम का जो टैग है उसको यूज़ करते हैं साइड बार के लिए। सेक्शन नाम का टैग यूज़ करते हैं जो सेक्शन का जो हेडिंग है उसके लिए, और सेक्शन के अंदर का जो मेन कंटेंट है उसके लिए हम लोग जनरली आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो वही एक इंट्रोड्यूस करके दिखाया गया है कि कैसे कैसे है। तो इस इतना भी टैग है ना, इसमें से किसी भी टैग का कोई भी ये नहीं है, कोई भी सिमेंटिक उसका इफेक्ट नहीं है। बस उसका यही उसका मीनिंग है कि वो क्या करता है कि उसके मीनिंग को जो है ना वो एक्सप्लेन कर देता है। सबके बारे में डिफाइन किया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ डिफाइन किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्जाम्पल के साथ साथ यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ भी दिया रहता है। मतलब इस एक एडिटर आ जाएगा, इसमें प्रोग्राम लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे उसका आउटपुट आता रहेगा। अब तुमको जो भी करना है इसमें प्रोग्राम को तुम चेंज करके और फिर राउंड पे क्लिक करोगे, उसका आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो सीखने के लिए जो है ना ये काफ़ी अच्छा है। ऐसे बहुत सारा साइट है जहाँ पे बहुत तरह का ट्यूटोरियल दिया हुआ है, एक्सरसाइज वगैरह दिया हुआ है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन W3 स्कूल का अपना एक इम्पोर्टेंस है। सेल्फ स्टडी के लिए जो है ना ये बहुत बढ़िया है। और जब स्टडी जब पूरा हो जाए तब उसके बाद फिर तुम अगर चाहो तो अपना फिर सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। सर्टिफिकेशन करने से क्या होगा कि लगेगा कि मतलब उस चीज़ का तुम्हारे पास नॉलेज है, इसका एक प्रूफ एक आ जाएगा एक। अब जैसे ये हेडर टैग के बाद पहला तो ये हो गया हेडर टैग कि जब भी मेरे पास कोई पेज होगा तो उस पेज को के कंटेंट को जनरली हम लोग H1 से लेकर के S6 के बीच में जो टैग है उसको यूज़ करेंगे। अब इन एडिशन टू दीज header tags we also use following tags for basic formatting of the text. जैसे अच्छा, जब टैग होगा ना तो नेचुरल है कि उसके पास एट्रीब्यूट भी होगा। जैसे ये H1 नाम का टैग है ना, अब यहाँ देखो इसके साथ एक एट्रीब्यूट है, इसका नाम है अलाइन। अगर यहाँ कर देंगे सेंटर तो ये सेंटर में चला जाएगा, आ गया फर्स्ट एडर जो है सेंटर में चला गया। तो ये सब जो है टैग मतलब ये कॉमन है, ये अलाइन नाम का एट्रीब्यूट जो है वो कॉमन है, जनरली सबके साथ रहता ही है। जब जैसे अभी इसके बाद हम लोग आएंगे पैराग्राफ टैग पे तो वहाँ भी वो मिल जाएगा अलाइन नाम का एट्रीब्यूट। ये जो 6 हेडर टैग है यहाँ भी है, ये चीज़ यहाँ भी ये काम करता है। जो टेबल टैग आएगा उसमें भी होगा। तो बेसिक फॉर्मेटिंग में जैसे एक तो है वो BR
इसका नाम है लाइन ब्रेक। टू क्रिएट ए न्यू लाइन, मतलब अब एज ए प्रोग्रामर इसको समझना है ना कि दिस इज इक्विवेलेंट टू स्लैश एन। कैसे सी में हम लोग स्लैश एन यूज़ करते हैं तो आउटपुट में नया लाइन क्रिएट हो जाता है, उसके लिए यहाँ पे बी आर नाम का टैग दिया गया है, उसको यूज़ करना है। एक है एच आर, ये है हॉरिजॉन्टल रूलर, दो काम करता है, टू ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन क्रिएट ए न्यू लाइन। मतलब लाइन, नया लाइन भी क्रिएट करेगा और एक हॉरिजॉन्टल रूलर भी वो डिस्प्ले कर देगा। जैसे यहीं पे मान लो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक एच आर यूज कर लेते हैं और एक एच आर यहाँ यूज कर लेते हैं फुटर के जस्ट पहले। तो दो लाइन इसमें ड्रॉ हो जाएगा, एक लाइन ड्रॉ हो गया सेकेंड हेडर के बाद और एक लाइन ड्रॉ हो गया फुटर के जस्ट पहले या फिर फोर्थ हेडर के बाद। तो ये लाइन जनरली मतलब पूरे पेज को कवर करता है, लेकिन असल में ये पेज को कवर नहीं करता है, ये कवर करता है उस ब्लॉक को जिस ब्लॉक में इसको यूज़ किया गया है। अब मान लो जैसे मेरे पास कोई टेबल है, ठीक है, या कोई डिव टैग है जिससे कि हम ब्लॉक क्रिएट किए हुए हैं और हम क्या किया हुआ है हमने कि इस पेज को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो किसी खास ब्लॉक में अगर यूज़ करेंगे और वो ब्लॉक अगर मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है तो ये जो लाइन है ना ये आधा पेज में ही जनरेट होगा, पूरे पेज में नहीं जाएगा। अभी चूँकि उस तरह का सिचुएशन नहीं है, अभी क्या हो रहा है कि सारा का सारा कंटेंट बॉडी के अंदर है, इसीलिए ये पूरे पेज को कवर कर ले रहा है। तो एक एच आर बी आर हो गया, एक एच आर हो गया। उसके अलावा एक हेड टैग है जिसका नाम पी है, ये भी बहुत कॉमनली यूज टैग है, नाम से ही क्लियर है, पैराग्राफ टैग। टू क्रिएट ए न्यू पैराग्राफ। तो नया पैराग्राफ क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि न्यू लाइन से कंटेंट हमारा स्टार्ट होगा, है ना, कि व्हेन सम टेक्स्ट इज written inside this tag, then its appearance will start from new line या next line। तो पैराग्राफ टैग का जो है ना बहुत सारा इसका यूज है, यूज इन द सेंस मतलब उसका जैसे मान लो कि मेरे पास कोई पेज है, उस पेज के कंटेंट को किसी खास साइड में दिखाना है, लेफ्ट साइड में या सेंटर में या राइट साइड में, तो वहाँ पे हम लोग जनरली पी टैग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे पी टैग के पास एक एट्रीब्यूट है वो एलाइन नाम का, बाय डिफ़ॉल्ट उसका वैल्यू रहता है सेंटर, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका वैल्यू होता है लेफ़्ट, लेकिन हम चाहें तो उसको राइट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं, तीन का तीनों पॉसिबिलिटी है। तो जैसे मान लो कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि मेरे पास कोई कंटेंट है, उस कंटेंट को बिल्कुल पेज के राइट साइड पे दिखाना है, तो उसके लिए ये पी टैग जो है ना वहाँ पे बहुत काम करता है। जैसे किसी चीज़ को सेंटर में अगर दिखाना है तो उसके लिए सेंटर नाम का टैग भी दिया हुआ है एक अलग से। तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि हम सेंटर टैग यूज़ कर लें और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि पी टैग यूज़ करके और उसके अंदर सेंटर लगा दे, अलाइन टू सेंटर, तब भी वो काम कर जाएगा। लेकिन किसी चीज़ को अगर राइट साइड में दिखाना है ना तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि पी टैग यूज़ करके और उसके अलाइनमेंट को राइट सेट कर देना उसको। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई पेज हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लो ये पेज बनाया
हम चाहते हैं कि इस पेज में राइट साइड में यहाँ पे एक डिजिटल क्लॉक एक आता रहे, और वो अभी का जो टाइम है सिस्टम का, मतलब उस टाइम को वहाँ पे वो डिस्प्ले करता रहे, और ऑटोमेटिकली वो टाइम हमारा चेंज भी होता रहे, समथिंग लाइक दिस। तो उसके लिए फिर यूज़ तो करना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वही ये कर सकता है कि वो सिस्टम के टाइम को रीड करेगा और फिर उसको वो फॉर्मेट करेगा, फिर उसको वो डिस्प्ले करेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसका पोजीशन क्या होगा, कहाँ पे वो दिखेगा, इसका जो फिक्सेशन है वो फिक्सेशन हम चाहे तो पी टैग से कर सकते हैं। जैसे इसी प्रोग्राम में हेडर के पहले ही अगर हम यहाँ लिख दें कि पी अलाइंग इक्वल टू राइट, और अभी जैसे मान लो कि कोई टाइम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं, जैसे 15:27 हो रहा है, तो 15:27 समथिंग लाइक दिस। आगे 15:27 यहाँ पे, तो अभी मतलब क्या हो रहा है ना कि ये वैल्यू फिक्स हो गया ये यहाँ पे। बाद में जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तब हम लोग ये सीख लेंगे कि ठीक है कि ये जो वैल्यू है ना ये सिस्टम से एकदम मैच करना चाहिए। इवन चाहे तो हम सेकंड भी डिस्प्ले कर दें और वो सेकंड हमारा हर एक सेकंड पे वो चेंज करता रहे ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए फिर जाना पड़ेगा जेएस में, लेकिन ये अलाइनमेंट का जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम हमारा इसे सॉल्व हो गया इस पी टैग से। तो पी टैग का एक यूज ये भी है ना। दूसरा है सेंटर, ये भी नाम से ही क्लियर है कि टू डिस्प्ले द कंटेंट इन द सेंटर ऑफ द पेज। उसके लिए सेंटर टैग हम लोग जनरली यूज करते हैं। या इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि पी टैग या H1 H2 जो भी टैग हमारे पास है उसमें अलाइन इक्वल टू सेंटर यूज़ कर लेंगे तो फिर वो सेंटर में डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। बाकी कुछ फॉर्मेटिंग टैग है जिसको कि बहुत बच्चा वाला टैग सब है, जैसे एक बी टैग है ना, इसका काम है कि टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन बोल्ड। एक यू टैग है, इसका काम है टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन अंडरलाइन। फिर इसके लिए आई है टू डिस्प्ले डिस्चार्जिंग क्यों हो गया भाई? इसको लगता है चार्जर जो है ना ढीला हो जाता है। अब लिया चार्जिंग। तो टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन इटैलिक में डिस्प्ले करना है तो उसके लिए भी हम चाहें तो आई टैग को यूज कर सकते हैं। तो ये सब जो है ना बेसिक टैग है। और फिर प्लसन चाहें तो इन सारे टैग्स का हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब बी टैग के अंदर यू टैग के अंदर आई टैग, इस तरीके से। एक टैग है फॉन्ट, इसका पर्पस है टू चेंज द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट का जो फॉन्ट है ना उसको चेंज करना। तो उसमें दो तीन चीज़ होता है। एक तो फॉन्ट का नाम हम चेंज करना चाहेंगे कि कौन सा फॉन्ट हम यूज करना चाहते हैं। उसके अलावा फॉन्ट का साइज हम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो जनरली जो है उसमें तीन एट्रीब्यूट है। एक फेस है, जैसे फेस इक्वल टू एरियल। फिर जैसे कलर है तो कलर इक्वल टू मान लो कर दिया रेड। फिर साइज है,
साइज कर दिया +1, समथिंग लाइक दिस। अब तब फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है उसको राइट कर दिया, हेलो HTML, देन /font। तो ये क्या करेगा कि एरियल फॉन्ट को यूज़ करने का कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो टैग है ना, मतलब जब हमने यहाँ लिखते हैं कि फेस इक्वल टू एरियल, तो यहाँ तो हम किसी भी फॉन्ट का नाम लिख सकते हैं, और हो सकता है कि वो फॉन्ट जो है वो हमारा जो जिस कंप्यूटर में ये प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है, जिस ब्राउज़र में, उस कंप्यूटर में ये फॉन्ट अवेलेबल नहीं हो किसी कारण से, तो ये एरर तो ये कभी देगा नहीं। ये क्या करेगा ना कि सर्च करेगा कि जो जिस फॉन्ट का नाम यहाँ दिया गया है वो फॉन्ट उस कंप्यूटर में अवेलेबल है कि नहीं, क्लाइंट साइड पे। सर्वर साइड से इसका कंट्रोलिंग नहीं होता है। सर्वर साइड से कंट्रोलिंग अगर करना है तो फिर उसके लिए दूसरा तरीका है, फिर CSS3 में जाना पड़ेगा। वहाँ से हम चाहेंगे तो सर्वर साइड से हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नॉर्मल जो HTML है, इसमें सर्वर साइड से फिक्स करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये क्लाइंट सिस्टम पे, मतलब जिस सिस्टम पे ये प्रोग्राम रन कर रहा है ना, उस सिस्टम पे चेक करेगा कि ये वाला फॉन्ट इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अगर इंस्टॉल है तो इसको यूज़ कर लेगा, और नहीं इंस्टॉल है तो फिर ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट है ना, उस डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को यूज़ कर लेगा। फिर उसके बाद ये कलर है, तो कलर हम चाहे तो सेट कर सकते हैं। फिर साइज़ है, साइज़ भी हम चाहें तो सेट कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग इसका भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट टैग का। तो इस तरीके से छोटा छोटा जो है ना, मतलब बहुत सारा जो है टैग डिफाइन किया हुआ है। जैसे एक टैग है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग, ये भी उसी तरीके से काम करता है ना जैसे बी टैग काम करता है, लेकिन अपीयरेंस में हल्का सा ये अंतर आता है, ठीक है। ये भी बेसिकली बोल्ड ही करता है, लेकिन ये मॉडर्न फॉन्ट है, और वो बी टैग जो है ना वो पुराना वाला सिस्टम चलते आ रहा है, उस तरीके से वो काम करता है। फिर जैसे एक है स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या करता है कि टेक्स्ट को बीच में से काट देता है, टू स्ट्राइक द टेक्स्ट इन इट्स मिडिल। जैसे यहाँ पे ये H1 में हम H2 में यूज़ कर रहे हैं सेकेंड हेडर, इसी में क्या करते हैं कि स्ट्राइक यूज़ कर लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग से एस्ट कर रहा है, लेकिन स्ट्राइक भी है। इसमें स्ट्रॉन्ग यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी H2 में लिखा हुआ है तो बोल्ड में है ही। अब उसको क्या स्ट्रॉन्ग करना है, देखो ये लाइन ड्रॉ हो गया ना यहाँ पे बीच में, ये सेकेंड हेडर में, मतलब ये लग रहा है ना कि कटा हुआ है ये, तो इसको स्ट्राइक थ्रू करना बोलते हैं। तो वो स्ट्राइक थ्रू के लिए जनरली हम लोग स्ट्राइक टैग यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी टेक्स्ट को जो है ना एज ए सुपर स्क्रिप्ट डिस्प्ले करना होता है, या किसी टेक्स्ट को एज ए सब स्क्रिप्ट डिस्प्ले करना होता है, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP है, टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेट। और एक है SUB, ये है कि टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन सब स्क्रिप्ट फॉर्मेट। ये सब का सब फॉर्मेटिंग जो है वर्ड में भी रहता है, दिया हुआ है MS वर्ड वगैरह में, लेकिन वो अंतर वही है कि वहाँ पे क्या करना है कि शॉर्टकट की दिया हुआ है या मेनू दिया हुआ है, और यहाँ पे उसी चीज़ को प्रोग्राम के थ्रू जो है वो मैनेज करना है। जैसे इस पे आते हैं, फुटर के बाद वाला पार्ट में एक BR टैग लेकर के, जैसे मान लो कि मैथमेटिकल इक्वेशन एक राइट करना है, AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0, तो वहाँ पे x के बाद जो स्क्वायर है उसमें जो 2 आ रहा है ना, वो 2 क्या होगा कि वो एच सुपर स्क्रिप्ट डिस्प्ले होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि
x एंड देन sup फिर 2, ये हो गया x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आ गया ये। तो यहाँ पे ये जो 2 आ रहा है ना, ये एज ए सुपर स्क्रिप्ट आ रहा है, क्योंकि ये जो नॉर्मल जो टेक्स्ट है उसके अपर हाफ में है। ये सिचुएशन कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोअर हाफ में भी दिखाना चाहेंगे, जैसे कि केमिकल इक्वेशन होता है वाटर का केमिस्ट्री वगैरह में H2O, तो उस H2O में जो हम 2 यूज करते हैं वो जनरली एज ए सब स्क्रिप्ट होता है। तो यहाँ Br लिखेंगे ना कि द फार्मूला ऑफ वाटर इज देन H एंड देन SUB सब and 2 and O like this। आ गया कि द फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो इसका ये जो 2 है सो और ये जो 2 है सो दोनों में अंतर आ गया। ये हमारा सब स्क्रिप्ट हो गया चूँकि लोअर हाफ में है, और ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो गया चूँकि वो अपर हाफ में है। इन सारे चीज़ों को हम चाहें तो आपस में मिक्सअप भी कर सकते हैं। वो मिक्सअप करना आसान काम है ना, जस्ट केवल नेस्टिंग कर देना है। कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग लूपिंग का नेस्टिंग करते हैं, फॉर के अंदर फॉर के अंदर वाइल के अंदर वाइल, है ना। उस तरीके से यहाँ भी एक टैग के अंदर दूसरा टैग, दूसरे टैग के अंदर तीसरा टैग को हम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि वो फ्रीडम है ना, मैक्सिमम केस में ये फ्रीडम है कि किसी टैग को हम आउटर, किसी टैग को इनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे उस पर रेस्ट्रिक्शन भी है, कहीं कहीं पे उस पर ये भी है कि अगर हम जिस तरीक़े से अलाउड है उसके तरीके से अगर हम नेस्टिंग नहीं करेंगे तो फिर वो उस केस में क्या करेगा ना कि वहाँ पे वो काम करना बंद कर देगा, नहीं करेगा काम। इस तरह का सिचुएशन आता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा कि किसको आउटर यूज़ करना है, किसको इनर यूज़ करना है ना। तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है कि वही W3 स्कूल्स की साइट पे जाना है और वहाँ भी देखना है कि फॉर्मेटिंग करने के लिए और भी तुमको बहुत सारा टैग वहाँ पे मिल जाएगा। अब फॉर्मेटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान हम लोग देना नहीं है, हम लोग को मेन ध्यान देना है बैकएंड वाले पार्ट पे, कि बैकएंड या मतलब प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट है उस पर कंसंट्रेट करना है कि इन सारे चीज़ों को प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे हैंडल करेंगे या प्रोग्राम के थ्रू कैसे हम मैनेज करेंगे, उसी का ये बेस चल रहा है एक तरीके से। क्योंकि ये स्ट्रक्चर जब माइंड में क्लियर रहेगा तब फिर हम जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जब लिखेंगे तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारा जो एलिमेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे डिफाइन किया हुआ है, या प्रोग्रामेटिकली कैसे उसको जनरेट करना है, या प्रोग्रामेटिकली कैसे उसको फिर मैनेज करना है। इस चीज़ पे वहाँ पे टेंशन नहीं रहेगा। तो अभी सिंपल एक इंटरफेस बना करके कम से कम यूज़र से कुछ इनपुट ले लेना है। इनपुट लेने के बाद कैसे उसका प्रोसेसिंग होगा, कैसे पेज का कंटेंट रन टाइम में चेंज होगा, इस पे कंसंट्रेट करेंगे जेएस वाले पार्ट में हम लोग। आज अब इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। इसके बाद जो है मंडे का फिर क्लास सेटअप कर देंगे, फिर मंडे को सेम टाइम में जो है